हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी मैनेजमेंट पर, जहां पर हम लोग बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ रहे थे। ओके, तो हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में 12th की मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके CUET एग्जामिनेशन में यहाँ से आप क्वेश्चन बनना तय है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, चाहे वो आपका 12th के एग्ज़ाम्स हों या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट्स हों, ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मैक्स मिलना ही मिलना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना होगा वो हम देखेंगे आगे चल के। बेसिकली आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें FW टेलर और हेनरी फ्योल दोनों के प्रिंसिपल्स को देखना होगा और इसको डीपली आप पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, जिसको आप स्किप कर नहीं सकते, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए या फिर आप कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो, वर्क करते हो, तो भी इनकी सबकी ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी आप फर्म को तैयार करते हो बिजनेस करने के लिए, तो आपको इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा अपने वर्क फोर्स को मैनेज करने के लिए और अपने एक सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी रह जाती है आपको इस चैप्टर्स में तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो आप वो भी हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम लोग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, साथ ही साथ हम लोग वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट को भी सेंड करते रहते हैं, और जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, कोई मेजर क्वेरी है, तो आप लोगों को यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जहाँ पर बेसिकली हम लोग जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल्स का बेसिकली मतलब है रूल्स से, ठीक है। आप लोग साइंस पढ़ते हो तो साइंस में हमें रूल्स बताए जाते हैं कि इस तरीके से हमें ये करना है, इन आगे चलकर हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें हमें प्रिंसिपल्स में बताई जाती हैं, रूल्स रेगुलेशंस में बताई जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, और प्रिंसिपल्स किन्होंने बनाया मैनेजमेंट के वो हम आगे देखेंगे। सो बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते होंगे, वही सब टाइप के रिजिड, या फिर कह सकते हो कि जो हमें बताया गया हमें उसी को फॉलो करना है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आप जैसे चाहें उनको वैसे चला सकते हो। बस आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी का नुकसान करके, ठीक है, चाहे अपने एम्प्लॉयज़ का नुकसान कर रहे हो या फिर अपने स्टाफ का नुकसान करके आप लोग अचीव करना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर एंड एक्शंस। सो हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें जनरल गाइडलाइंस देखने को मिलती हैं, जो कि हमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अगर हम आगे चल के यहाँ से कोई अपना डिसीजन मेक करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें यहाँ से हेल्प मिलती है, और हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने का मौका यहीं से मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आपके लिए ह्यूमन या फिर स्टाफ कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को उसे समझना भी तो पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप लोग कुछ और समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है
एक दूसरे से कनेक्ट रहें, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि हम लोग बात करें प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स हमारे कॉज एंड इफ़ेक्ट से ही तैयार होते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ आगे करेंगे तो जब तक हमारे सामने कारण नहीं आता है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहने का मतलब हमारे सामने कोई कॉज नहीं होगा, तो हम उसके नतीजे तक कैसे पहुंचेंगे। और नतीजा क्या होता है, वो आपका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जब तक आपके सामने प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप लोग उसको सॉल्व करना नहीं चाहोगे, और जब सॉल्व करोगे तो कोई एक अच्छा रिजल्ट आप लोग तैयार करके ला पाओगे। सो एक एग्ज़ाम्पल भी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर पेड़ से जो सेब न्यूटन के ऊपर गिरा ना होता, ठीक है, कहने का मतलब वो एक कॉज था, एक कारण बन गया। कोई भी चीज़ ऊपर से गिराने पे नीचे ही क्यों गिरती है, तो इसका जो सॉल्यूशन था, इसका एक रीज़न था। सो वो एक लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे सामने निकल कर आता है, तो उसे हम बोलेंगे इफ़ेक्ट, कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं तो हम उसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। सो बेसिकली यही है, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं मैनेजमेंट में। सो ये उन सब का, ठीक है, ये उन सब का क्या करता है, एक बहुत बढ़िया से उनका प्रिवेंशन करता है, उनको वहाँ से निकाल फेंकता है। आगे देखते हैं, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स। तो जैसे कि बताया गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे बने, तो आप लोग जानते हो कि जब तक कोई कारण नहीं होता है हम उसका इफ़ेक्ट नहीं ला पाते हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ें प्रिंसिपल्स हैं, वो एक वेरीफाइड कह सकते हो आप, जेन्युइन मेथड कह सकते हो। ये जो मैनेजर्स थे उन लोगों ने अपने रियल लाइफ में, पर्सनल एक्सपीरियंस में उसको टेस्ट किया है, ऑब्ज़र्व किया है, उन पे एनालिसिस की है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, कई सारी स्टडीज़ की हैं, तब जाकर वो प्रिंसिपल्स तैयार हो पाए हैं। जो बेसिकली इस चैप्टर में हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे यही पूछा जाएगा कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से कोई भी एक प्रिंसिपल को पूछ दिया जाएगा, उसको मोल्ड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ या तो आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी और वहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली कहने का अर्थ यही है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसको डीपली पढ़ना, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप किसी का पेड कोर्स लो, या फिर आप बुक से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, आप लोगों को जो भी पढ़ना है डीप पढ़ना है। अगर आप डीप नहीं पढ़ते हो तो ज़रूर से आपका जो क्वेश्चन है वो अधूरा रहेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चलें आगे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करें, तो यहाँ पर हमसे क्या कहा जाता है, हमारे सामने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिन्हें फीचर्स भी हम बोल सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो कहने का अर्थ यही है कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आप वहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे होगे तो ये हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी और कंट्री में जाते हो तो कुछ और प्रिंसिपल्स आपको यूज़ करने हैं, किसी और शहर जाते हो तो कुछ और प्रिंसिपल यूज़ करने हैं, या फिर आप किसी और कैटेगरी का बिजनेस करते हो तो वहाँ यूज़ अलग होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कोई भी बिजनेस उठा के कर लीजिए, आप लोगों को जो मैनेजमेंट है वो एक ही तरीके का देखने को मिलेगा। वहाँ प्रिंसिपल, आप हर तरीके के प्रिंसिपल में वही सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। दे आर यूनिवर्सल in the sense that these can be applied in all types of organization, business as well as non-business। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं भी है, ठीक है, आप छोटा है, आप कंसीडर कर सकते हो कि छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आती हैं। लार्ज एंटरप्राइज है तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनरल गाइडलाइंस। नेक्स्ट फीचर हमारा आ जाता है। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है? दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, हाउ एवर दे डोंट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नेवर चेंज और डायनेमिक। सो बेसिकली हमारा यहाँ पर बताया जाता है कि प्रिंसिपल्स आपके जो होते हैं जनरल गाइडलाइंस होती हैं, यहाँ पर कुछ फॉलोअप करना होता है, आपको कुछ
रूल्स बताए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज़ रिजल्ट मिलेगा, जैसा कहा है वैसा मिलेगा, नहीं, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होता है। आप जैसे जैसे स्टेप्स को लोगे वैसे वैसे आपके सामने रिजल्ट आते रहेंगे, और ऐसा नहीं होता कि 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका ह्यूमन बिहेवियर को भी एनालिसिस करते हैं। सो आपका यहाँ पर रिजल्ट भी थोड़ा फ्लैक्चुएट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये लोग रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऐसा इसीलिए कहा गया है। नेक्स्ट क्या कहता है पॉइंट हमारा, फीचर्स formed by practice and experimentation. They are developed after thorough research work on the basis of experience of managers. ये तभी आपकी प्रिंसिपल्स बनकर सफल हो पाए हैं क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च किया गया है, पर्सनल एक्सपीरियंस से किया गया है, किसके, मैनेजर्स के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल फीचर। सो यहाँ पर आप फीचर्स को भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ़ीचर क्या है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कोई भी एक फीचर्स रख देगा ऑप्शन में, सही आपको बताना होगा। सो आगे क्या कहा गया है, दे कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन एज दे आर मैन मेड प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पर जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्रिंसिपल्स में होती है, ऐसा नहीं है कि जो भी आपको दे दिया जाए वही आपको लिखना है, वही आपको फॉलो करना है, वही आपको अपने वर्कर्स के साथ आगे मैनेजमेंट कंप्लीट करते हुए जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ये आपके प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं आपके बिजनेस में, मेनली बिहेवियर। सो आप लोग इस पॉइंट को तो नाम से ही समझ पा रहे हो, मेनली बिहेवियर मतलब क्या। बिहेवियर किसका होता है, ह्यूमन का बिहेवियर होता है। ह्यूमन ही एक बिहेवियर कर पाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बोल चाल करके, या फिर कह सकते हो आप कि वो लोग में सेंस होती है। ठीक है, और सेंस को ही एनालाइज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, समझा जाता है। अगर आपके बॉस की ही बात की जाए, अगर बॉस आपको समझ ही नहीं रहा है, या फिर आपका मैनेजर आपको नहीं समझता है, या फिर एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या करके उन्हें दे रहे हैं। सो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे यही कहते हैं कि आपको बिहेवियर जो है, ठीक है, अच्छा मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे और उसका एक रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, दे इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इन दोनों में रिलेशन होता है। तो आगे कहा गया, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल बॉस अवॉइड्स कन्फ्यूजन। ठीक है, कि एक यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल हमसे कहता है कि हमें एक ही सिंगल बॉस देना चाहिए। कोई भी वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉयज़ है, अगर 2 से ज़्यादा बॉस हैं, वो सेम टाइम पर उसको अलग अलग तरीके का काम बताते हैं, तो ये बताइए वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा किस बॉस ने क्या कहा है, हमें उसको पहले फॉलो किसको करना है। क्योंकि अगर हमने इसकी बात मानी तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उनकी बात हम मानते हैं तो ये नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे सामने कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड में हमें एक ही बॉस रखना है, उसकी बात हमें सुननी है, उसी को हमें आगे जवाब देना है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, कॉज हमारे सामने बन जाता है यूनिटी ऑफ कमांड, और इफ़ेक्ट क्या हमारे सामने बनता है कि कन्फ्यूज़न को निकाल फेंकना, हमारे सामने क्या बन जाता है, इफ़ेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, कंटिंजेंट। इसका मतलब भी सेम है, दियर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर भी ये बताया गया है कि आपके प्रिंसिपल्स होंगे वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो कह दिया वही हमें फॉलो करना है, हमें कहा गया है कि 100% रिजल्ट आएगा तो 100% रिजल्ट ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर यही बताया गया है। सो अब हम लोग आ चुके हैं अपने मेन पॉइंट पर, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कितने टाइप में बांट दिया गया है। ठीक है, ये आपका बटा हुआ है 2 पॉइंट में। पहला है हमारे हेनरी फ्योल पे,
और दूसरा है यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के प्रिंसिपल्स पे। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को हम जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल को हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पे, जो कि आपके 14 प्रिंसिपल्स होते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हम लोग उनके कुछ बायोग्राफी पे डिस्कस करेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कि हेनरी फ्योल जो हैं वो क्या करते थे, कब उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और उन्हें किस किस नामों से जाना जाता था। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे मेनली उनकी बुक्स के बारे में, उनके जनरल के बारे में, और उन्हें क्या क्या कहकर पुकारा जाता था, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय रहता है हमेशा। तो पता है बच्चों, आपकी एक बात से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है। शिकायत क्या है कि आप लोग वीडियो देखते हो, अगर मैं एनालिटिक्स को चेक करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि वीडियोस जो हमारी हैं उनको 95% लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और 5% ऐसे पर्सन हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आप लोग ऐसा मत किया कीजिए। आप लोग अगर हमारे चैनल पर आए हो, आपको यहाँ का काम पसंद आता है, ठीक है, तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर हमें सब्सक्राइब करोगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आपको बहुत बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और बच्चों, ये बात मैं आपको क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बच्चों को उनकी मनचाही यूनिवर्सिटीज़ में 4 सालों से एडमिशन कराते आ रहे हैं। अगर हम प्रीवियस की ही बात कर लें, सेशन 2021 की, और हम लोगों ने ऑल इंडिया रैंक 1 भी दी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, ऑल इंडिया रैंक 12 भी दी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, और साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक 6 दी है अपने एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। वो सब लोग अपनी मनचाही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है हमारा तो प्लीज़ उसे अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग आपको इसी तरीके से गाइड कर सकें। सबसे पहले तो उनका फुल नेम था जूल्स हेनरी फ्योल। उनका बॉर्न हुआ था 29 जुलाई 1841, और बर्थ प्लेस की बात करें हम तो वो टर्की है। उनकी डेथ कहाँ हुई थी? 19 नवंबर 1925 पेरिस फ्रांस में हुई, ठीक है। नेशनैलिटी उनकी फ्रेंच है। ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन वो एक इंजीनियर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक एंटरप्रेन्योर भी थे। और उनके जो ये काम है, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, जनरल मैनेजमेंट दिया गया है, उनके काम को बोला जाता है फ्योलिज्म। और अगर बात की जाए कि उन्हें क्या क्या उपाधि दी गई थी, उन्हें क्या क्या कहा जाता था, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने आ जाता है यहाँ पर फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि उन्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। जिसे आप पढ़ रहे हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उनके फादर। नेक्स्ट आ जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर तो हैं ही, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। मैनेजमेंट पायनियर एंड फ्रांसिस बैकन, ठीक है। फ्रेंच में एक अवार्ड है, या कह सकते हैं उपाधि है, जो बहुत ही वेल फेमस पर्सनैलिटी को दी जाती है, तो वो उनको मिल चुका है, मैनेजमेंट पायनियर एंड फ्रांसिस बैकन, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेजुएशन की, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी एज अ माइनिंग इंजीनियर, ठीक है, अपनी 19th की एज में। जब वो 19 साल के थे तभी उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। उस वक्त 1860 का टाइम था। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शो कर दी है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। तो जैसे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया एज अ इंजीनियर, ठीक है। कहाँ पर किया? कोल माइनिंग कंपनी में।
जिसका नाम क्या था, कमेंट्री फॉर चैम्बॉल्ट कंपनी एंड प्रमोटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888। सो आप यहाँ पर देख चुके हो कि उनका काम कंपनी को इतना पसंद आता है कि उन्हें 1888 में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। सो सबसे पहले जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज़ किया, 5 मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के 5 मेजर फंक्शंस भी हैं, वो किसी को पता नहीं था, सबसे पहले हेनरी फ्योल ने ही रिकॉग्नाइज़ किया, जो कि हमारे क्या क्या उन्होंने बताया, फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ही फर्दर फोकस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ वो फोकस रहे किस पे, थ्योरी ऑफ वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। इन 1916 में ही पब्लिश्ड हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करवाई जिसका नाम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले, ठीक है। ये आपका दूसरी लैंग्वेज में है, इस नाम से बुक 1916 में पब्लिश की गई, विच वाज फाउंडेड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस विद द जॉब ऑफ मैनेजर। और वो बुक किस पर बेस्ड थी, वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी विद द जॉब ऑफ मैनेजर, की जो मैनेजर के काम क्या हैं, किस किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, उस बुक में वेल डिफाइंड बताया गया था। 1916 की बात है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इन इंग्लिश जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो उनको नोट करते रहिएगा, या फिर साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिसर्च करने के बाद ही मिलती हैं। सो 1916 में जब उन्होंने बुक पब्लिश कर दी तो 1929 में उसको ट्रांसलेट करवाया गया इन इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाया गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन बुक के नाम से। और ट्रांसलेशन जो हुआ वो किसके द्वारा किया गया, बाई J.A. कॉबरो लंदन, और ट्रांसलेट किसने किया, सर आइजक पिटमैन एंड सन्स ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली 1929 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती कि ट्रांसलेट कब हुआ और उनकी बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुई, 1916 में। एंड 1949 में भी ट्रांसलेट उसको किया गया, लेकिन एक नए टाइटल के साथ, नए बुक के नाम के साथ, और उस बुक का नाम क्या बताया गया, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम पर 1949 में ट्रांसलेट दोबारा से करवाया गया बाई सी स्टॉर्स, सर आइजक पिटमैन एंड सन्स लंदन, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में रिमाइंड करके रखेंगे। अब अगर बात की जाए कि हेनरी फ्योल इतने फेमस कैसे हो गए, इतने फेमस इतनी जल्दी कैसे हो गए कि उनको एमडी भी बना दिया गया। और जब उन्हें एमडी बनाया गया था तो आपको एक बात यहाँ पर मिस हो गई बताना कि वो कंपनी उस समय बैंकरप्ट हो चुकी थी, और उनको इस पोजीशन पर बिठाया गया एज ए एमडी, और उनको चैलेंज मिला कि आप इसे बैंकरप्ट से फ्री कर दीजिए, ठीक है, आप उसको डेप्ट फ्री कर दीजिए, वो अच्छे खासे रेवेन्यू में चली जाए, आप उसको वैसा कर दीजिए। और उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बिल्कुल तैयार हो गए कि हाँ मैं इसे करके रहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की, और जब उनका रिटायरमेंट हुआ, ठीक है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि वो कंपनी टॉप लीडिंग कंपनीज़ में नाम अपना बना चुकी थी उस कैटेगरी में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। डेप्ट फ्री भी हुई, साथ में उसका इतना बड़ा नाम हुआ कि वो एज अ लीडिंग कंपनी भी वर्क कर रही थी। अब अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि ऐसे कौन से काम थे कि उनको इतना फेमस कर दिया गया, सो बात क्या थी, उन्होंने सबसे पहले तो इंडस्ट्री में जो एक्टिविटी होती हैं उनको डिवाइड किया। सबसे पहले उनको अलग अलग कैटेगराइज किया और बताया कि भैया
कौन सी चीज़ किस एक्टिविटी में होगी। आप सबको मिला के मत रखो, आप सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दो, जिससे क्या हो कि लोग जब फर्स्ट टाइम भी आए उसे भी सब समझ में आ जाए कि बिजनेस में हमारी क्या क्या एक्टिविटी किस तरीके से होंगी। क्योंकि ये जब ज़्यादा क्लियर होगा तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे माइंड से काम कर सकेंगे और उनका काम भी हम लोगों को पसंद आएगा। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को। और वो एक्टिविटीज़ क्या क्या थी? टेक्निकल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी, सिक्योरिटी एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2 क्या था, मतलब अगला कंट्रीब्यूशन क्या था? मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग। उन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बताना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसमें क्या था? फिजिकल क्वालिटीज़ के बारे में बताया, मेंटल क्वालिटी के बारे में बताया, और नेक्स्ट इज़ मोरल। उन्होंने बताया कि कैसे आप लोग टीम स्पिरिट के साथ काम कर सकते हो, कैसे आपका मोरल डाउन ना हो, आप डिसिप्लिन भी रखो और साथ ही साथ आप बिल्कुल हाई थॉट के साथ अपना काम कर सको। एजुकेशन दिया, टेक्निकल सपोर्ट दिया और उन्हें ऐसा एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जो कि वो अपनी लाइफ में कर चुके थे। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आपका क्या कहता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम 5 मेजर फंक्शंस को डिस्कस किया, उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको डिस्कवर किया। दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आगे हम लोग देखें कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी बताए हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स में समझ लीजिए आपका मैनेजमेंट ख़त्म हो जाता है पूरा। आपको मैनेजमेंट को समझना है कि मैनेजमेंट क्या है भाई, तो आप इन प्रिंसिपल्स को समझ लो, आपको इतना तो आइडिया मिल जाए कि आप कैसे एक फॉर्म अपनी तैयार कर सकते हो और अपना बिजनेस कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इतना बता दिया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से बता दिया गया है। आपको हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगे समझने में, लेकिन आप लोग अगर मन से पढ़ते हो, मन से समझते हो ना, तो ये प्रिंसिपल्स आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लेंदी बहुत हो चुकी है, तो जो आगे के प्रिंसिपल्स हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।